हेलो क्लास, वेलकम टू प्रशांत कॉमर्स क्लासेस। नाउ आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मेजर हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ फर्स्ट हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड सेकेंड हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देन सेकेंड टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या दोनों में डिफरेंस है वो भी हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। थर्ड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और वो भी सबसे ज़्यादा डिटेल में। एक भी चीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम लोग इसमें नहीं छोड़ेंगे, पूरा कवर करते हैं। ना सबसे पहले हमारा जो मेजर टॉपिक है दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमने पहले अपने लेक्चर में कवर कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में, वो ही हमारी आगे चलकर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बनती हैं। पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। सबसे पहले हम लोगों की होती हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, देन दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड थर्ड हमारी थी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये तीन प्रॉब्लम हमारी मिलकर क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को राइज करती हैं। ठीक है। नाउ अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हमारी है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग अपने आगे लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ हम इन प्रॉब्लम्स को सेंट्रल प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली कहते क्यों हैं, क्यों हम इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स कह रहे हैं। सबसे पहला इसका रीज़न है दीज आर सबसे बेसिक प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग, रिसोर्स के सिलेक्शन के रिगार्डिंग, वो कौन सी होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, देन हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती हैं। जब भी हमें कुछ चूज़ करना पड़ता है रिसोर्सेज को और अच्छे से उनको यूटिलाइज करना पड़ता है, तो जो तीन मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रॉब्लम। एंड सेकेंड रीज़न, ये जो तीन है हमारी व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, इसी के अराउंड बाकी जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी इन्हीं के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। दैट मीन्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये हमारा कोर है, जिसके अराउंड बाकी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी अदर अदर प्रॉब्लम्स है वो सब क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर नॉट सेम एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी कौन कौन सी होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है हमारी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इनको हम लोग अब अभी अच्छे से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम लोग अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में। समय सबसे पहले हम लोग अब हम लोग डिटेल में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे प्रोड्यूस होने वाली हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सेकेंडली, जब भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज को सेलेक्ट कर लिया कि किस तरह के गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम लोग उनकी क्वांटिटी को भी डिसाइड करते हैं इसी प्रॉब्लम के अंदर। दैट इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमारे क्या इकोनॉमी में
कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने हैं या इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करने हैं। जो भी इकोनॉमी की नीड होगी उस हिसाब से हम लोग अपने गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि हमें वीट प्रोड्यूस करना है जो कि हमारा एक कंज्यूमर गुड है, तो इकोनॉमी में हम लोग एज अ कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कितने क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 100 kg प्रोड्यूस करना है, 200 kg प्रोड्यूस करना है। जो भी क्वांटिटी डिसाइड होगी इकोनॉमी के रिगार्डिंग, हम लोग उसके रिगार्डिंग वीट को हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे। इसमें मेजर चीज़ क्या होती है, सिलेक्शन क्यों करते हैं हम लोग। सिलेक्शन इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से हम लोग एक गुड प्रोडक्शन ऑफ वन गुड तभी हो पाएगा जब हम लोग दूसरे की प्रोडक्शन को कम करेंगे। जैसे कि मान अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपीज़ हैं और आप 100 रुपीज़ में 100 kg राइस खरीद सकते हो। अब अगर इसमें आपको 100 रुपीज़ में ही अगर आपको वीट खरीदना है तो आप कब खरीद पाओगे, जब आप 100 kg राइस में 80 का राइस खरीदिए और 20 का वीट खरीदेंगे, तभी तो आप उसको वीट को परचेज कर पाओगे। यही सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, अगर हमें किसी गुड का प्रोडक्शन करना है तो हमें दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम में ये हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ सेकेंड हमारी जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम इस प्रॉब्लम के में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी दो तरीके की हो सकती है, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में लेबर ज़्यादा है। अगर इंडियन इकोनॉमी में लेबर ज़्यादा है तो यहाँ से इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों को कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने लेबर को यूज़ कर सकें। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा। नाउ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास अबंडेंस ऑफ कैपिटल हो, अबंडेंस ऑफ कैपिटल हो। फॉर एग्जांपल यूएसए में कैपिटल ज़्यादा है बट लेबर कम है। अब जब उनके पास लेबर कम है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। इस वजह से आप मेजर जो आप यहाँ पे वर्क इंडिया में आप देखोगे वहाँ पे ज़्यादातर आप मशीन्स का यूज़ कम देखोगे, लेबर का यूज़ ज़्यादा देखोगे। बट ऑन दी अदर हैंड यूएसए में आप मशीन्स का यूज़ ज़्यादा देखोगे और लेबर का यूज़ कम देखोगे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। दैट इज़, ये हमारा था समरी ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है हमारी, पहली हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, दूसरी हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जहाँ पे लेबर ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ पे हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारी कैपिटल ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ पे हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर इंटेंसिव के लिए इंडिया एंड कैपिटल इंटेंसिव के लिए यूएसए। नाउ थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स में, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो हमने गुड्स हम लोग बना रहे हैं वो एट लास्ट हम किसके लिए बना किसके लिए रहे हैं, ये हमें ये इस प्रॉब्लम में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम दी गुड्स, वेदर वी आर मेकिंग द गुड्स फॉर द रिच और वी आर मेकिंग द गुड्स फॉर द पुअर। यहाँ पे गुड्स वही खरीद पाएंगे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होगी या फिर बाइंग कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे लग्जरी गुड होंगे, जब भी हम लग्जरी गुड बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है हम लोग रिच के लिए बनाते हैं। जब भी हम लोग कोई नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, हम लोग अपने
पुअर लोगों के लिए बनाते हैं। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हमारा है सिलेक्शन ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। नाउ समरी ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम थी दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा था बेसिकली सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड में हमारा था हाउ, इसमें था हमारा सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हमारी दो टेक्नोलॉजी थी, पहले हमारा था लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरा था हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तीसरा था हमारा फॉर होम, यहाँ पे था हमारा सिलेक्शन ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स वेदर रिच और पुअर। तो ये हमारी थी समरी ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। होप आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वापस एक बार लेक्चर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नाउ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लास्ट में क्या डिफरेंस है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ए पर्सन है, उसको एक जॉब मिली है 30,000 की और दूसरी जॉब मिली उसको 35,000 की। अगर उसने 35,000 वाली जॉब को एक्सेप्ट करा तो जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी हमारी 30,000। ठीक है फिर फॉर एग्जांपल एक बंदा बी है, बी को एलसीडी टीवी खरीदनी है, 30,000 रुपये है उसके पास, उसको एलसीडी टीवी खरीदनी है और उसी को कंप्यूटर भी खरीदना है, बट उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने 30,000 रुपये। या तो वो ये चूज़ कर सकता है या तो वो ये चूज़ कर सकता है। अगर उसने कंप्यूटर चूज़ करा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एलसीडी, अगर उसने एलसीडी चूज़ करी तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कंप्यूटर। नाउ एक सी पर्सन है, सी पर्सन के पास फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ है, या तो वो बाइक खरीद सकता है या तो वो एफडी करा सकता है फिक्स डिपॉजिट। अगर सी ने बाइक परचेज करी तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी फिक्स डिपॉजिट। तो ये है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेन इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए आप दूसरी चीज़ को और कौन सी चीज़ आप सेक्रीफाइस करो, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, जो हम लोग अभी यहाँ लिखा है हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी हम लोग मार्जिनल देखते हैं ना, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए एडिशनल यूनिट, दिमाग में आना चाहिए एडिशनल यूनिट। ठीक है, नाउ इस देखिएगा इसकी डेफिनेशन हमारी टू गेन वन मोर एडिशनल यूनिट। देखा मैंने बोला था आपसे टू गेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी इज सेक्रीफाइस्ड। यानी कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए हम लोग कितनी कमोडिटी को क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये कौन बताता है, ये होती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वापस से एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए हम लोग कितनी कमोडिटीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा सेक्रीफाइस अपॉन गेन। क्यों, ऑब्वियसली बात है सेक्रीफाइस ऊपर क्यों है, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं और गेन कितना होता है सिर्फ एक यूनिट का,
इस वजह से गेन हमारा नीचे रहता है, सेक्रीफाइस हमारा ऊपर रहता है। ठीक है, नाउ क्या डिफरेंस है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में? जब भी हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पीपीसी के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे ना, पीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे ना, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या बन जाएगी? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बस कहीं कहीं नॉर्मली हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज़ करते हैं, बट जब हम लोग पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कंटेक्स्ट में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसको कभी कभी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बुला लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है मीनिंग का, ये दोनों चीज़ें सेम ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहला हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम लोग इसको ग्राफ में शो करते हैं, ये ऐसे बनता है ना, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओनली। सबसे पहले हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जो लाइन है हमारी ना, जो हम लोग लाइन यहाँ पे हमने बनाई है, ये लाइन में हमारा यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा। ये है हमारा ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कितना? टू गुड्स। टू गुड, फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे वाई गुड है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक्स गुड है, तो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या है? वापस से, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी कि दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका हमारा अदर नेम क्या है? सबसे पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को हम लोग फ्रंटियर कहते हैं। तो अगर कभी डिफरेंट नाम आ जाए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ही दूसरा नाम हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी है। सेकंड, हम लोग इसको कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। तो ये नाम आप याद रखना, कभी अगर इस वर्ड से भी आता है तो हमारा इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ assumptions ऑफ द पीपीसी। पीपीसी के बारे में बात करें उसके पहले हम लोग देखते हैं हम लोग assumptions करते क्यों हैं। मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर में आपको assumptions मिलेंगे। हम लोग करते क्यों हैं assumptions? assumptions हम लोग किस लिए करते हैं? फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजली अंडरस्टैंडिंग, और ये आप समझो कह सको सिंप्लीफाई द टर्म्स। इस वजह से हम लोग हर एक चैप्टर में assumptions लेके चलते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकें ना। सबसे पहला हमारा रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? फिक्स्ड, यानी कि अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं, इनको हम अपनी इनकम को हम लोग मान लीजिए इसको रिसोर्स मान रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे? फिक्स होंगे। ये 1000 के 1200 नहीं हो सकते, ना 1000 के हमारे घट के 800 हो सकते हैं। 1000 हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 ही रहेंगे। सेकेंड हमारा फुली एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि 1000 रुपये जैसे हमारे पास रिसोर्स थे तो उसमें पूरा का पूरा हम लोग 1000 रुपये खर्च करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपये में से मान लीजिए हमने 100 रुपये बचा लिए या 200 रुपये बचा लिए, नहीं, कोई सेविंग नहीं। पूरा 1000 रुपये है तो हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे? खर्च करेंगे। थर्ड है हमारा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, यानी कि अगर प्रोडक्शन ए गुड का प्रोडक्शन है और हम लोग उसको बी गुड, हमें बी गुड के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना है, तो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे? ज़्यादा लगेंगे। इस वजह से, क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इक्वली एफिशिएंट का मतलब अगर ए गुड बनाने के लिए हमें 10 यूनिट्स लग रहे हैं, तो अगर हम बी गुड बनाएंगे तो हमें 15 यूनिट्स लगेंगे।
समझ रहे हैं? अगर जैसे गुड्स चेंज हुए वैसे हमारी जो रिसोर्सेज है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, कम हो गई। इसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है ट्रांसफर हम लोग जब करेंगे तो उससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी। अब प्रोडक्टिविटी जब हमारी कम होगी तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। समझ में, समझा आप लोग? तो ये हमारा थर्ड हमारा अजम्पशन था। नाउ फोर्थ अजम्पशन हमारी दैट इज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब भी बताया था, जब हम लोग इसको ऐसे बनाते थे यहाँ से, तो यहाँ पे y गुड था और यहाँ पे हमारा x गुड था। तो हमें समझ में आता है ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस। देखिए एक गुड हमारा y गुड और एक हमारा x गुड। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब में हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़, यहाँ पे हमने रिसोर्सेज को फिक्स माना था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। जैसे हमारे रिसोर्सेज क्या थे, फिक्स थे, वैसे हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट यानी कि कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वापस से ये थे हमारे assumptions। सबसे पहला रिसोर्सेज हमारे फिक्स्ड हैं, दूसरा हमारा फुली एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हमारा नॉट इक्वली एफिशिएंट। दैट मीन्स अगर हम लोग ए गुड से बी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे। दैट इज नोन एज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। थर्ड है फोर्थ है हमारा ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। वो हमने जैसे देखा, एक तरफ वाई गुड और एक तरफ एक्स गुड। फिर लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। जैसे हमारे रिसोर्सेज कांस्टेंट थे वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपीसी। सबसे पहला पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड का मतलब, जैसे हमारा यहाँ पे वीट है, यहाँ पे हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ वीट है मान लीजिए, ये हमारा 5 यूनिट्स ऑफ राइस है। अब यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन क्या है, 0। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ राइस हमारा 5 है तो वीट की प्रोडक्शन हमारी क्या है, 0 है। तो वीट की प्रोडक्शन हमारी क्या है, यहाँ राइस जब हमारा 5 यूनिट्स है तो हमारी वीट की प्रोडक्शन 0 है। ठीक है, नाउ जब हमने वीट की प्रोडक्शन को 1 करा, मान लीजिए आप 1 नहीं 2 मान लेते हैं, तो हमारी राइस की प्रोडक्शन कम होके 4 हो गई। ठीक है, जब हमने वीट की प्रोडक्शन को 2 करा तो राइस की प्रोडक्शन हमारी कम हो गई। नाउ अगेन हमने जब वीट की प्रोडक्शन को मान लीजिए 5 करा तो हमारी राइस की प्रोडक्शन 3 हो गई। राइस की प्रोडक्शन 3 हो गई तो हमारी जब वीट की प्रोडक्शन 5 हो गई। ठीक है, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि ज़्यादा वीट हम कब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब जब हम लोग वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तब तक हमारे राइस की प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स जब भी हम लोग वीट की प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी राइस की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से जो हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो क्या होता है, पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। बिकॉज दूसरे गुड को हम लोग तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग पहले वाले गुड्स के रिसोर्सेज को दूसरे वाले गुड्स में लगा सकते हैं। इस वजह से हमारा पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। दैट मीन देखिए यहाँ लिखा है मैंने, मोर वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग अवे द रिसोर्सेज फ्रॉम द राइस। हम लोग वीट को तभी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग राइस को कम प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम लोग राइस को कम प्रोड्यूस करेंगे तो जो उसके बचे हुए रिसोर्सेज होंगे उसको हम लोग वीट की प्रोडक्शन में लगाएंगे। जब हम लोग ऐसा करेंगे, इस रीजन से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो हमारा क्या करता है, इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो ये रीज़न होता है हमारा पीपीसी कर्व का स्लोपिंग डाउनवर्ड का। ठीक है, सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है पीपीसी इज अ कॉन्केव शेप्ड। पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड, व्हाई, बिकॉज ऑफ कॉन्केव शेप्ड है
वाई कॉन्केव शेप्ड? बिकॉज ऑफ राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हमने पहले पढ़ा था, इट इज ए हाउ मच, यहां पे हमने लिखा था हाउ मैनी यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड, हाउ मैनी यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट, टू गेन एन एडिशनल यूनिट। ये है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसका क्या डिनोट करती है? वो ये डिनोट करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि एक कमोडिटी के लिए हम लोग ज़्यादा यूनिट्स क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये दिखाता है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? राइज कर रही है। और इस वजह से जब हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज करती है, इस वजह से पीपीसी जो है हमारा क्या बनता है? वो कॉनकेव शेप्ड। व्हाट आर द रीजन ऑफ राइजिंग एमओसी? रीज़न उसका एक ही है, दैट इज़ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम लोग ए गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और अब हमको बी गुड्स की प्रोडक्शन करना है, तो जब भी हम लोग रिसोर्स ट्रांसफ़र करेंगे ना ए गुड्स से बी गुड्स को, तो रिसोर्सेज की जो हमारी रिसोर्सेज की क्या होगी? प्रोडक्टिविटी होगी। रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी होगी, वो क्या करेगी? कम हो जाएगी, यानी कि वो फॉल करेगी। जब वो फॉल करेगी तो हमारे एमओसी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एमओसी ज़्यादा है मतलब हम लोग ज़्यादा यूनिट्स क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन वन यूनिट, टू गेन वन एडिशनल यूनिट, टू गेन वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी। वापस हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहला, पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड। वाई पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड? बिकॉज मोर गुड्स नहीं, इसको स्पेसिफिकली लिखता हूँ मैं, मोर ऑफ, इसको मैं अच्छे से रेफ कर दूँ पहले, मोर ऑफ other goods can be produced by taking away the resources from that good। यानी कि हमें अगर ए की प्रोडक्शन करनी है तो हमें बी के जो रिसोर्सेज होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जब हम बी के रिसोर्स को कम करेंगे, इस वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो क्या करता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड हमारा इट इज़ कॉन्केव शेप। वाई कॉन्केव शेप? बिकॉज ऑफ राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज क्यों करती है? बिकॉज हम लोग ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं to gain additional unit of commodity, to gain one additional unit of commodity। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी की समरी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। हम लोग देखेंगे कि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हम लोग राइज करती है थ्रू शेड्यूल। ठीक है, हम लोग इसमें ये देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज कैसे कर रही है। देखिए, पहले हम लोग जब 21 यूनिट्स ऑफ गन बनाते थे तो हम लोग 0 यूनिट्स ऑफ बटर बनाते थे। तो जैसे जैसे हम लोग गन्स की यूनिट को कम कर रहे थे, 21 से 20, वैसे हमें एक यूनिट ऑफ बटर बढ़ा रहे हैं। वैसे हमारे देखिए यहाँ पे 20 से 28 हुआ, 15 से फिर 11 हुआ, यहाँ से 1 यूनिट ऑफ गन्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे तो चलिए डैश है, यहाँ पे हमने कितनी यूनिट्स लूज़ करी? गन की 1 यूनिट। यहाँ पे 20 से 18 में कितनी यूनिट्स लूज़ करी?
2 यूनिट्स। 18 से 15 में कितनी यूनिट्स लूज़ करी हमने? 3 यूनिट्स ऑफ गन। नाउ 15 से 11 तक हमने कितनी यूनिट्स लूज़ करी? 4 यूनिट्स। नाउ 11 से 6 तक हमने कितनी लूज़ करी? 5 यूनिट्स। एंड 6 से 0 आया तो हमने कितनी यूनिट्स लूज़ करी? 6 यूनिट्स ऑफ गन। इससे हमें ये पता चला है, देखिए जब भी हम लोग बटर के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं ना, फॉर यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6, हम लोग बटर की यूनिट्स को बढ़ा कब पा रहे हैं? इसके बटर के प्रोडक्शन को बढ़ा कब पा रहे हैं? हम लोग उसको तब बढ़ा पा रहे हैं जब हम लोग गन्स के प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। यानी गन्स के प्रोडक्शन को कम करके हम लोग क्या कर रहे हैं? बटर के प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं? हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब ये हमारा क्या डिनोट करता है? ये हमारा डिनोट करता है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। यही मैं आपको पहले समझा रहा था कि हम लोग बटर का प्रोडक्शन, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा कि हम लोग बटर का प्रोडक्शन तभी बढ़ा सकते हैं, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं जब हम लोग क्या करेंगे? गन्स के प्रोडक्शन को कम करेंगे। इस वजह से हमारा जो पीपीसी है वो क्या हो रहा है? वो स्लोप्स डाउनवर्ड। ये तो रीज़न आपको मैंने दे दिया कि वाई पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड हम लोग फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, या जिसको यहाँ पे आप इसको कह लो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों वर्ड सेम ही है। अब हम लोग देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या इशू है। देखिए पहला, एक गन सेक्रीफाइस करा फॉर 1 बटर। नाउ यहाँ से जब हम लोग 20 से 18 पे आए तो हमने 2 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस करी फॉर 1 बटर। यहाँ 18 से 15 पे जब आए तो हमने 3 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस किया 1 बटर। कॉन्टिन्यूसली आप ये ट्रेंड देख रहे हो कि हमारा जो हम लोग गन्स का जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली आप ये देख रहे हो कि जो हमारे जो गन्स का क्या है? सेक्रीफाइस है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। गन का सेक्रीफाइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और किस लिए इंक्रीज हो रहा है गन का सेक्रीफाइस? फॉर द गेन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बटर। हम लोग गन्स का सेक्रीफाइस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारा 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, ये बढ़ता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। बट हमारी बटर की यूनिट्स हमेशा कितनी? 1 थी, उसके बाद भी 1, फिर 1, फिर 1। इससे हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे ये जो है हमारा, ये हमारा क्या कर रहा है? राइज कर रहे थे। पहले 1 था, दैट मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बता रहा है? पहले ये जो 1 था हमारा, इसका मतलब है कि उसने पहले 1 यूनिट ऑफ बटर सेक्रीफाइस करी फॉर 1 यूनिट ऑफ गन सेक्रीफाइस करा फॉर 1 बटर। नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 क्या बता रहा है? दैट मीन्स उसने 2 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस करी फॉर 1 बटर। नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 क्या बता रहा है? उसने 3 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस करी फॉर 1 बटर। नाउ ऐसे ही हमारा धीरे धीरे जब हमारा 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये 6 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस करी फॉर 1 बटर। ये है हमारा राइजिंग एमओसी। ड्यू टू द राइजिंग एमओसी हमारा जो हमारा पीपीसी है वो क्या होता है? ये हमारा कॉनकेव शेप्ड होता है। दिस इज द रीजन व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। ठीक है, मैंने आपको शेड्यूल के थ्रू भी बता दिया। मैंने आपको पहले नॉर्मल एक्सप्लेन करा, नाउ इसको हमने शेड्यूल के थ्रू भी आपको समझा दिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर दी अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जो हमारे पीपीसी कर्व, फॉर एग्जांपल ये हमारा पीपीसी कर्व है, सॉरी, जो हमारा ये वाइट लाइन हमारा, ये हमारा पीपीसी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पीपीसी कर्व है। तो जो भी पीपीसी कर्व के अंदर है, ये सब जो हमने येलो मार्क करे हैं, ये सब हमारे हैं कौन से? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब हम लोग जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उनसे हम लोग यूज़ करके ये सब कॉम्बिनेशंस को क्या कर सकते हैं? अटेन कर सकते हैं विद इन जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के विद इन है, वो हमारे क्या हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे है यूनिट, यहाँ पे है, जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या है? आउटसाइड है।
वो हमारे क्या हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज लास्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन द पीपीसी। पीपीसी में दो तरीके से हमारे चेंज होते हैं, या तो वो शिफ्ट को हम लोग कहेंगे, या तो हम लोग उसको कहेंगे रोटेशन। ठीक है, इसके भी हमारे फर्दर डिविजन्स है शिफ्ट में, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, नाउ रोटेशन में, रोटेशन हमारी या तो एक्स एक्सेस पे होगी या तो हमारी वाई एक्सेस पे होगी। अब एक्स एक्सेस पे हमारी राइट शिफ्ट होगी, सॉरी राइट रोटेशन होगी या लेफ्ट रोटेशन होगी। सेम वैसे ही हमारी वाई एक्सेस पे राइट रोटेशन होगी या हमारी लेफ्ट रोटेशन होगी। नाउ ये जो हमारा चेंजेस है इसको हम लोग वापस से अब और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जब नाउ सबसे पहले हमारा शिफ्ट है, अब इस पर फोकस करिएगा। शिफ्ट हमारा कब होता है? शिफ्ट मैंने जैसे लिखा भी, मेंशन करा भी, शिफ्ट हमारा तब होगा जब हमारे जो चेंजेस होंगे, चेंजेस किसमें, रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में होंगे। चेंजेस किस में हो रहे हैं? रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में, फॉर बोथ द गुड्स। वापस से बता रहा हूँ, शिफ्ट हमारा तब होगा जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होंगे, किसमें? फॉर बोथ द गुड्स। ये याद रखिएगा, फॉर बोथ द गुड्स। ठीक है, शिफ्ट कब होगा? जब बोथ गुड्स में चेंज आएगा, याद रखिएगा। जब बोथ गुड्स के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ मान लीजिए ये हमारा वाई गुड है, ये हमारा एक्स गुड है। अगर हमारे वाई गुड और एक्स गुड दोनों के रिसोर्सेज हमने बढ़ा दिए, दोनों के, गौर करिएगा यहाँ दोनों के, पहले वो यहाँ पे थे, अब पहले यहाँ इन दोनों के बीच में थे, अब हमने यहाँ पे आ गए। दैट मीन्स क्या हुआ? एक्स गुड और वाई गुड दोनों के रिसोर्सेज या आप टेक्नोलॉजी कहिए, वो हमने क्या करा? बढ़ा दिया। बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? बढ़ाने का मतलब हुआ कि हमने क्या करा? किसी भी तरीके का पॉजिटिव चेंज, वापस रिपीट कर रहा, किसी भी तरीके का पॉजिटिव चेंज वाई गुड और एक्स गुड में, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो किधर राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। ठीक है, हमारा कोई भी पॉजिटिव चेंज किसके में? फॉर बोथ गुड्स। पॉजिटिव चेंज फॉर बोथ गुड्स क्या कर देगा? पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। पीपीसी को किधर? राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। अब इसी के जस्ट अपोजिट में किसी भी चीज़, जैसे हमारा, अगर हमारे रिसोर्सेज या हमारी टेक्नोलॉजी कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो किधर? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का कम होने का क्या मतलब है? ये एक तरह का क्या है? नेगेटिव चेंज है। अब जब हमारा नेगेटिव चेंज हुआ तो उससे हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया पीपीसी कर्व। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। जब भी हमारा कोई पॉजिटिव चेंज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी कर्व। जब भी हमारा कोई नेगेटिव चेंज होगा तो हमारा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी कर्व। अब दूसरा चीज़, शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट तब होता है जब हमारा रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स चेंज होता है, तब हमारा होता है शिफ्ट। क्लियर? जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स चेंज होते हैं तब उनको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ पीपीसी। नाउ हम लोग अब पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। अब हमारा रोटेशन कब होता है? जब हमारा
रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज होता है, चेंज इन किसमें, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में, फॉर, यहाँ पे वर्ड देखिएगा, फॉर वन गुड ओनली। जब भी हमारे किसी एक रिसोर्सेज, एक गुड के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। क्लियर है? मैं वापस लिख दे रहा हूँ, शिफ्ट कब होगा पीपीसी में, जब चेंज इन रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स। नाउ रोटेशन कब होगी, रोटेशन कब होगी, जब चेंज इन रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी फॉर ओनली वन गुड। शिफ्ट में हमारा बोथ गुड, रोटेशन में हमारा ओनली वन गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी रिगार्डिंग द पीपीसी का। नाउ जो हमारा रोटेशन होता है वो दो एक्सिस पे होता है, या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वो किस पे होगा, हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है? नाउ हम लोगों का वाई एक्सिस पे कब हो रहा है, जब हमारे वाई गुड के रिसोर्सेज, याद रखिए, जब हमारे वाई गुड्स के रिसोर्सेज में, वाई गुड्स के रिसोर्सेज में रिसोर्सेज या आप कह लो उसको टेक्नोलॉजी, अगर हमारी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो यहाँ पे था वो कहाँ, इस तरफ रोटेट कर गया ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राइटवर्ड रोटेशन। जब भी हमारा पॉजिटिव चेंज फॉर वाई गुड होगा, पॉजिटिव चेंज फॉर वाई गुड का मतलब या तो रिसोर्सेज बढ़ें या तो हमारी वाई गुड को लेकर टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तो हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस पे राइटवर्ड रोटेशन होता है। क्लियर है? ये हमारी जो एक्सिस होती है इसको हम लोग वाई एक्सिस है, जहाँ पे हमने वाई गुड लिखा है वो हमारी वाई एक्सिस है। नाउ इसी के अपोजिट, जब हमारे यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ से क्या हुआ, निगेटिव चेंज फॉर वाई गुड। देखिए मैंने क्लियरली इसीलिए मेंशन करा है, जब भी हमारा निगेटिव चेंज फॉर वाई गुड होगा तो ये जो हमारा पीपीसी है वो वाई एक्सिस पे लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, वो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वो हमारा लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? तो वापस एक बार मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ एक चीज़। रोटेशन जब हमारा चेंजेस इन ओनली वन गुड के, ठीक, ये हमारा हमने जो भी पढ़ा, हमने पढ़ा हमारा फॉर रिगार्डिंग वाई एक्सिस। जब भी हमारा कोई पॉजिटिव चेंज होगा रिगार्डिंग वाई एक्सिस तो हमारा यहाँ पे होगा राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन। जब भी हमारा निगेटिव चेंज होगा तो हमारा यहाँ पे होगा हमारा लेफ्टवर्ड रोटेशन। ठीक है? ये मैंने आपको क्लियरली एकदम फ्लो चार्ट की में आपको इजीली एकदम लूसिड वे में अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। नाउ सेम गोज विद एक्स एक्सिस। सब उसके ऐसे ही हम लोग देखेंगे, जब हमारा कोई पॉजिटिव चेंज आए फॉर द एक्स गुड, पॉजिटिव चेंज फॉर एक्स गुड का मतलब या तो एक्स गुड के या तो रिसोर्सेज बढ़ जाए या तो उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेट। राइटवर्ड रोटेट का मतलब देखिए पहले यहाँ पे था, अब वो देखिए राइटवर्ड रोटेट हो गया। क्या उसने वाई गुड में कोई चेंज आया? वाई गुड में चेंज नहीं आया। अगर वाई गुड में भी चेंज आ जाता तो इसको हम लोग शिफ्ट कहते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक्स गुड में जब चेंज आया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक गुड में जब भी चेंज आता है तो उसको हमारा होता है रोटेशन। जब भी दोनों गुड्स में चेंज आते हैं उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट। क्लियर है? नाउ इसी का हम लोग अपोजिट देखेंगे। अगर कोई भी रिसोर्सेज में किसी भी तरह का क्या हुआ, नेगेटिव चेंज आया, यानी कि उसके रिसोर्सेज में कमी हो गई या टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई, तो हमारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव चेंज। और जब हमारा नेगेटिव चेंज होगा फॉर अ पर्टिकुलर गुड यानी फॉर एक्स गुड, तो उससे हमारा क्या होगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन। जो कि यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे था, जब हमारा शिफ्ट हो तो यहाँ पे ये लेफ्टवर्ड रोटेट हो गया। ये था हमारा रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी दैट इज लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस। तो आप इसको एज इट इज एज अ फ्लो चार्ट इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हो।
ठीक है। नाउ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंप्लीट करा था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। आपके जो भी कॉन्सेप्ट है बेसिक बहुत इजी वे में अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। ना इस लेक्चर में यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने कवर करा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। होप मैंने आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अच्छे से आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बस बाकी लेक्चर्स विद टाइम आते रहेंगे। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। फिर मिलते हैं।